हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम भाषा का अन्य विषयों से संबंध तथा प्रथम भाषा का पाठ्यक्रम में स्थान। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम भाषा का अन्य विषयों से क्या संबंध है। आजकल होता क्या है कि दूसरे विषयों को भुला दिया जाता है, पाठ्यक्रम में स्थान नहीं मिलता है, तो ऐसी शिक्षा को एक तरह से व्यर्थ मान लिया जाता है। आधुनिक शिक्षा का एक तरह से हम कहेंगे दोष ही है कि समन्वय रहित नहीं है, यानी कि समन्वय रहित है। पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में किसी प्रकार का संबंध एक तरह से स्थापित नहीं किया जाता है, जबकि होना चाहिए। जैसे कि हिंदी भाषा की शिक्षा दी जा रही है, तो इतिहास भूगोल का उसमें कोई स्थान नहीं होता, किंतु आज के मनोवैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि सह संबंध होना चाहिए। संबंध स्थापित करते हुए भी किसी भाषा की शिक्षा देनी चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। सह संबंध का अर्थ, समन्वय का अर्थ है विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में परस्पर सह संबंध स्थापित करना। सह संबंध के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से उन्हें परिभाषित किया है या परिभाषाएं दी हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है पाठ्यक्रम में विषयों को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया गया है। विभिन्न विषयों में जो पारस्परिक संबंध होता है उसका जगह भी ध्यान नहीं रखा गया है। प्रत्येक विषय को एक दूसरे से अलग करके पढ़ाया जाता है। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है इसका अर्थ कि विषयों में आपस में संबंध स्थापित किया जाना चाहिए, यही से संबंध का अर्थ है। इतिहास पढ़ाते समय उसमें भाषा शुद्ध होनी चाहिए और भाषा पढ़ाते समय इतिहास के पाठों को उसमें लेना चाहिए, उसके शीर्षक होने चाहिए, उसके माध्यम से भाषा का ज्ञान कराया जाना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि कोई एक ही विषय सभी विषयों से संबंधित पाठ होने चाहिए, जिससे कि सह संबंध बना रहे। इसके अलावा हम देखेंगे डेफिनेशन, अन्य डेफिनेशन। एक डेफिनेशन तो हमने देख ली है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, जो अर्थ के संबंध में है। डम्बिल महोदय ने लिखा है एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सामान्यतः समन्वय या सह संबंध के नाम से उल्लेखित किया जाता है। बर्नार्ड महोदय लिखते हैं समन्वय विद्यालय के विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने की कोशिश करता है। शाह महोदय लिखते हैं सानुबंध शिक्षण विद्यार्थी को उसके अनुभवों के स्तर के अनुसार शिक्षा देने के अलावा कुछ नहीं है। एक अन्य विद्वान ने इसी संबंध में लिखा है शिक्षण के विभिन्न विषयों का एक उद्देश्य होने के कारण अलग अलग होते हुए भी एक सा रखते हैं। भिन्न भिन्न दिशाओं में आने वाली ज्ञान रश्मियां शिक्षा बिंदु पर केंद्रित होती हैं तथा उसके प्रकाश को विद्यार्थी का व्यक्तित्व, यानी जो उसका प्रकाश है उससे विद्यार्थी का व्यक्तित्व खिल जाता है। इस कारण से अनेक विषयों में एक पारस्परिक संबंध स्थापित होना चाहिए। इसी के साथ अब हम देखेंगे प्रथम भाषा का विज्ञान से संबंध, प्रथम भाषा का इतिहास से संबंध, प्रथम भाषा का भूगोल से संबंध तथा अन्य विषयों से संबंध। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वह है प्रथम भाषा का विज्ञान से संबंध। आधुनिक युग विज्ञान का युग है, इसलिए भाषा की पाठ्य पुस्तकों में विज्ञान से संबंधित पाठों को रखना आवश्यक हो जाता है। वेताल का तार, परमाणु शक्ति तथा अणु शक्ति आदि इस प्रकार के ही पाठ हैं। इसके विषय में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, इसलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह इन पाठों को पढ़ाने से पहले इनके विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर ले, तब शिक्षार्थियों को पाठ का अध्यापन करे या फिर पाठ पढ़ाए। इससे बालक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। हिंदी विषय का शिक्षक है तो हिंदी तो पढ़ा ही रहा है, उसकी शुद्धता का ज्ञान, उसकी व्याकरण का ज्ञान तो करा ही रहा है। साथ ही साथ उसमें विज्ञान का पाठ निहित होने से विज्ञान के विषय में भी शिक्षा प्रदान कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रथम भाषा का इतिहास से संबंध। अनेक ऐतिहासिक काव्य लिखे गए हैं, जैसे झांसी की रानी, मृगनयनी। ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए हैं, रक्षाबंधन, अजातशत्रु,
चंद्रगुप्त तथा स्कंदगुप्त आदि ऐतिहासिक नाटक हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि झांसी की रानी नामक कविता का पाठ कराकर विद्यार्थियों को 1857 के ऐतिहासिक महत्व को भी साथ साथ समझाया जाए तथा चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त आदि नाटकों के माध्यम से विद्यार्थियों को ऐतिहासिक महत्व समझाया जाए। के छत्रिया ने इसी विषय में लिखा है कि साहित्य समाज के भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों का दर्शन कराता है। हाँ, उन घटनाओं को ज्यों का त्यों अंकित न करके साहित्यकार उसमें अपनी कल्पना के सहारे कुछ नवीन रंग अवश्य भर देता है, परंतु होता वह सत्य ही है। अतः साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का स्पष्ट दर्शन होता है। प्रथम भाषा का भूगोल से संबंध नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं। व्यक्ति का जीवन भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। हमेशा वह किसी न किसी वातावरण में जीता है, इसलिए भाषा का शिक्षण करते समय उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। गद्य के अनेक पाठ भूगोल से संबंधित होते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत आदि। पद्य के अनेक पाठ से संबंधित होते हैं, जैसे सरिता, नदियाँ, जग इत्यादि। ऐसे पाठों को पढ़ाते समय भौगोलिक वर्णन करना आवश्यक हो जाते हैं। वैसे भी एक पाठ है तिब्बत का देश या पहाड़ी स्थल। भाषा के शिक्षक को इस प्रकार के स्थलों का उल्लेख प्रभावशाली तथा भावयुक्त भाव शब्दों में करना चाहिए और उसकी भौगोलिक व्याख्या करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रथम भाषा का कला से संबंध। नृत्य कला, चित्रकला तथा संगीत कला से संबंधित पाठ भाषा की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किए जा सकते हैं। शिक्षक को इन कलाओं के विषय में यथासंभव जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कक्षा में वर्णित दृश्य विद्यार्थियों से बनवाने चाहिए। यहाँ कला साथ साथ प्रदर्शित होती है और बालक उसमें रुचि भी उत्पन्न करते हैं, यानी बालकों की रुचि भी उत्पन्न होती है। प्रथम भाषा का विकास करने के लिए अन्य भाषाओं की अच्छाइयों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार विभिन्न भाषाओं के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद प्रथम भाषा में करवाया जाना चाहिए। इस प्रकार के अनुवादों से प्रथम भाषा के साहित्य भंडार की आसानी से अभिवृद्धि हो सकती है। अंग्रेजी की कविता को पढ़ाते समय उसी से संबंधित हिंदी की कविता को भी पढ़ाया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में अंग्रेजी के शब्दों के अर्थ का ज्ञान कराते समय हिंदी के शब्दों के अर्थ का भी ज्ञान कराया जाना चाहिए। समन्वय करते समय ही ध्यान रहे कि स्वाभाविक हो, यानी कि समन्वय किया जा रहा है वह स्वाभाविक हो, उसमें व्यर्थ की बातों पर जोर नहीं दिया जाए तथा समन्वय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। समन्वय में आवश्यकता से अधिक विषयों का समन्वय नहीं किया जाना चाहिए। समन्वय का प्रयोग साधन के रूप में किया जाना चाहिए, न कि साधक के रूप में। अब हम देखेंगे संबंध के या समन्वय के प्रकार, जो कि दो प्रकार से बताए गए हैं। एक क्षितिजीय संबंध और दूसरा है ऊर्ध्वाधर संबंध। क्षितिजीय संबंध, इसमें विषयों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। यदि शिक्षक भाषा का शिक्षण कर रहा है तो इतिहास तथा भूगोल, विज्ञान आदि विषयों का भी वर्णन करेगा। दूसरे शब्दों में अन्य विषयों की सामग्री का प्रयोग भाषा के पाठ को समझने के लिए करेगा। दूसरा है ऊर्ध्वाधर संबंध। ऊर्ध्वाधर समन्वय में एक ही प्रकार के विषय उपविषयों में संबंध स्थापित किया जाता है। जिस प्रकार इतिहास और भूगोल आदि को परस्पर संबंधित मान लिया जाता है, उसी प्रकार भाषा का शिक्षण करते समय गद्य के साथ साथ पद्य का समन्वय किया जाता है। या गद्य में भी कविता, कहानी, नाटक न होकर केवल गद्य के ही पाठ, जैसे कि कहानी, उपन्यास, नाटक आदि रहते हैं और पद्य में दोहा, सोरठा, चौपाई आदि रहते हैं। ऊर्ध्वाधर समन्वय पाठ को आकर्षक तथा रोचक बनाते हैं। अब हम देखेंगे प्रथम भाषा का पाठ्यक्रम में स्थान। क्या पाठ्यक्रम में क्या स्थान है प्रथम भाषा का? प्रथम भाषा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान तथा संकलन का सर्वोत्तम माध्यम तथा साधन है। विद्यालयों में शिक्षा
व्यवस्था के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उसी के अनुसार शिक्षण कार्य का संचालन किया जाता है। शिक्षक तथा छात्रों के लिए उनके कार्यों का दिशा निर्देशन करता है। अतः विद्यालय पाठ्यक्रमों में प्रथम भाषा को विशेष महत्व दिया जाता है। वेल्सफोर्ड के अनुसार केवल एक ही भाषा में भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति हो सकती है। केवल एक भाषा को सहज तथा स्वाभाविक रूप में ग्रहण कर सकते हैं कि यह वह भाषा होती है जिसे बालक अपने माता पिता से सीखता है, जिसमें अपनी प्रार्थनाओं एवं कष्ट को व्यक्त करता है। अन्य किसी भाषा की शिक्षा का माध्यम बनाना छात्रों को सीखने के लिए इस तरह से विशेष प्रकार से पक्ष बना देना होता है। अब यहाँ पर बात आती है साथ साथ द्वितीय भाषा की और प्रथम भाषा की, लेकिन हमें देखना है प्रथम भाषा का पाठ्यक्रम में स्थान। प्रथम भाषा की शब्दावली जातीय संस्कृति का इतिहास होता है। उसके माध्यम से बालक का बहुमुखी विकास होता है। बालक का विकास भाषा की क्षमता पर निर्भर करता है। बालक का स्थायी भावों, संवेगों तथा मूल्यों का प्रथम भाषा से घनिष्ठ संबंध होता है। बाल मनोविज्ञान का माध्यम तथा साधन प्रथम भाषा की शिक्षा है। विद्यालय में बोलने वाली भाषा को प्रस्तुत किया जाता है। परीक्षाओं का माध्यम, अनुदेशन का माध्यम तथा बोलचाल का माध्यम विद्यालय में प्रथम भाषा ही होना चाहिए। आज देश में जो परंपरा दूसरी भाषा या कहीं अंग्रेजी की को प्राथमिकता दी जाती है, उसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि छात्रों को अपनी प्रथम भाषा का ज्ञान अधूरा हो जाता है और विकास भी अधूरा ही रह जाता है। प्रथम भाषा के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, उसके बालक की अंतर्वृत्तियां सजग होती हैं और अनुभवों, विचारों और विकास और चरित्र के विकास में सहायता मिलती है। अतः प्रथम भाषा में प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य होना ही छात्रों के विकास की दृष्टि से हितकर होता है। पाठ्यक्रम में प्रथम भाषा अभिन्न अंग होना चाहिए। शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम प्रथम भाषा ही अपेक्षित है। इससे अन्य विषयों का शिक्षण तथा उनका बोधगम्य यानी कि जो शिक्षण है उसको बोधगम्य कराना सुगम हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।